प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर की। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 और दूसरे वीडियो में 21 से लेकर 29 तक का सोल्व कर लिया है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32 तक, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आते हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चन पेपर में साल दर साल आते रहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर 30 है। आज का क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताएं। सोवियत संघ के विघटन के बारे में पूछा गया है कि विघटन के बाद उसके क्या परिणाम हुए, कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो बच्चों, सोवियत संघ के विघटन का पहला परिणाम हुआ शीत युद्ध की समाप्ति, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। बच्चों, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच था, सोवियत संघ और अमेरिका। जब एक महाशक्ति सोवियत संघ बिखर गया तो शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, हथियारों की होड़ समाप्त, स्टॉप द रेसेस ऑफ वेपन्स। दोनों महाशक्तियाँ हथियारों की होड़ में लगी हुई थी, अपने हथियार बढ़ाने में लगी हुई थी, और जब सोवियत यूनियन बिखर गया तो शीत युद्ध समाप्त हो गया और शीत युद्ध के समाप्त होते ही हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है, समाजवादी व्यवस्था पर पूंजीवाद का प्रभाव। बच्चों, आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन समाजवादी व्यवस्था वाला देश था। समाजवादी व्यवस्था में जन कल्याण की भावनाएं होती हैं, और जब सोवियत संघ बिखर गया तो उसकी समाजवादी व्यवस्था भी बिखर गई, और जो उसका उत्तराधिकारी बना रूस पर भी आज पूंजीवाद का प्रभाव है। एक तरह से यह देखा जाए कि समाजवादी व्यवस्था की हार हो गई और पूंजीवादी का जीत हो गया। तो जिसकी जीत होती है उसी का प्रभाव रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 4, एक ध्रुवीय विश्व। शीत युद्ध समाप्ति के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गया। आप यूँ कहें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में अकेला महाशक्ति अमेरिका बन गया, यानी कि अमेरिकी महाशक्ति के नेतृत्व में पूरी दुनिया है। इसलिए इसको बोलते हैं एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो दुनिया के देश दो ध्रुव, दो खेमे, दो गुट में बटे हुए थे। तो एक ध्रुव यानी कि एक खेमा, एक गुट बिखर गया तो एक ही ध्रुव बचा, है ना। तो इसलिए कहा गया है एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड या मोनोपोलर वर्ल्ड। अगला पॉइंट है, नए देशों का उदय, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। सोवियत यूनियन 15 गणराज्यों का संघ था। जब यह बिखर गया तो 15 नए राज्य, 15 नए देश बने, जिनको CIS बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है। अगला पॉइंट है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस। UNO में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और दुनिया के जिस भी संगठन में सोवियत संघ था वहाँ रूस आ गया। तो बच्चों, ये था सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 30 में ही अथवा में एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण। बच्चों, आप ये जान लें कि आपके पेपर में, मेन पेपर में, या तो सोवियत संघ के विघटन के कारण आएगा या सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन प्रति वर्ष आते हैं। आप पिछले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि कम से कम ये 9 या 10 बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण, तो मेन कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR। चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर। इसका पहला पॉइंट बनेगा, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमज़ोर हो गई थीं क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी करने लगा था शीत युद्ध के दौरान, और अमेरिका एक पूंजीवादी देश और सोवियत संघ एक जन कल्याणकारी देश। सोवियत संघ में लाभ अर्जित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अमेरिका की बराबरी करते करते आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया और राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर हो गया। पॉइंट नंबर 2 है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना, फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छा थी कि सोवियत जो देश था, सोवियत संघ था, वह अपनी जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया करता था। जब सोवियत यूनियन, सोवियत संघ अमेरिका की बराबरी करने लगा तो उसका सारा का सारा ध्यान अमेरिका की बराबरी में चला गया, हथियारों को इकट्ठा करने में चला गया,
और अपने पिछलग्गू देशों को हेल्प करने में चला गया, अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया। तो लोगों की इच्छाओं को, लोगों की सुविधाओं को सोवियत यूनियन की सरकार भूल गई। अगला पॉइंट है सेना और हथियारों पर अत्यधिक खर्च, एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री एंड वेपन्स। सोवियत यूनियन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने सैनिकों के साथ साथ छोटे छोटे देशों के सैनिकों को भी अपने साथ जोड़ने लगा और उनके हथियारों पर अत्यधिक पैसे खर्च करने लगा। इससे उसकी आर्थिक हालत चरमरा गई। पूर्वी यूरोप के देशों को भी सोवियत यूनियन ने हेल्प किया ताकि वे इसके खेमे में बने रहें। तो इस तरह सेना और हथियारों पर अधिक खर्च करने से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। अगला पॉइंट है अमेरिका के प्रति गलत प्रचार, फॉल्स प्रोपेगेंडा टुवर्ड्स यूएसए। सोवियत यूनियन के नेता अपने देश के नागरिकों को यह बताने में लगे हुए थे कि सोवियत यूनियन की स्थिति अमेरिका से अच्छी है, लेकिन सोवियत यूनियन के लोगों को जब यह एहसास होने लगा कि वास्तव में वे पीछे हैं और अमेरिका आगे है, तो सोवियत के लोगों को अपनी सरकार के प्रति निराशा पैदा हुई। सरकार उनको गहरा धक्का लगा, सरकार पर विश्वास करना छोड़ दिए। अगला पॉइंट है सत्ता, सोवियत संघ में सत्ता का केंद्रीकृत होना। सोवियत संघ में सत्ता का केंद्रीकृत होना, इसका मतलब है सोवियत संघ में जो सरकार थी उसकी सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्रित थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण वहाँ नहीं था अमेरिका की तरह, इसलिए आम पब्लिक को कोई अधिकार नहीं मिलते थे। आम पब्लिक सत्ता संबंधी, राजनीति संबंधी कोई काम नहीं कर सकती थी। तो सत्ता का केंद्रीकृत होना भी सोवियत संघ के टूटने का एक कारण बना। अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपुल। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपुल। कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होते। एक ही पार्टी की सरकार 70 से अधिक वर्षों तक बनी रही, 1917 से लेकर 1991 तक, 74 ईयर्स हो गए लगभग। जब चुनाव होते तो वहाँ की सरकार, वहाँ के नेता आम पब्लिक के पास जाते, आम पब्लिक को अपने कार्यों की ब्लूप्रिंट दिखाते कि हमने आपके लिए इतने काम किए हैं। जब चुनाव नहीं होने थे तो जवाबदेही भी नहीं थी। अगला पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ। बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने 1985 में और उसी वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहते हुए वे वहाँ के राष्ट्रपति बने। मिखाइल गोर्बाचेव नाम याद रखेंगे। मिखाइल गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने, ये सोवियत यूनियन के अंतिम राष्ट्रपति हुए। इन्होंने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। इन्होंने देखा कि इस वार से, इस विचारधारा की लड़ाई से देश का नुकसान है, तो इन्होंने बहुत सारे सुधार अपनाए। इनका पहला सुधार था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग, पुनर्गठन। इन्होंने सरकार और समाज के सभी संस्थाओं को पुनर्गठित किया। उसके बाद ग्लासनोस्ता। ग्लासनोस्ता का मतलब है ओपननेस। ओपननेस यानी सरकार में पारदर्शिता को बढ़ाना, खुलेपन को बढ़ाना। उस केरनी लाया। अर्थव्यवस्था में एक स्पीड से साथ बढ़ोतरी, यानी कभी घटना नहीं, लगातार बढ़ते चलना त्वरण की तरह। तो उनके सुधार की जो गति थी वो बहुत धीमी थी। सुधार की गति धीमी होने के कारण आम पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के विशेष अधिकार भी खत्म कर दिए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ सोवियत यूनियन के विघटन के लिए तत्कालीन कारणों में से एक था। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उभार। बच्चों, ये जो टॉपिक है राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उभार, सोवियत यूनियन में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य जो थे, इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ रही थी। ये जल्दी से जल्दी अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद होना चाह रहे थे। संप्रभुता की भावना का मतलब होता है अपने निर्णय लेने की आज़ादी, किसी का दबाव नहीं। और ये जो दोनों कारण हैं, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियाँ और राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उभार, खासकर रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य में, ये दोनों तत्कालीन कारण थे और बड़े ही महत्वपूर्ण कारण थे। इसके बाद सोवियत यूनियन बिखर गया 25 दिसंबर 1991 को। सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने यूएसएसआर के
समाप्ति की घोषणा की। पेपर में 1 अंक या 2 अंक में क्वेश्चन आएगा, सोवियत यूनियन के कौन से गणराज्य सबसे पहले आज़ादी की घोषणा की थी? ये हैं रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, आप याद रखेंगे इन बातों को। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के संबंध में, राज्य पुनर्गठन आयोग। बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में क्वेश्चन आते हैं बार बार भी, और इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी से संबंधित जो भी प्रश्न पेपर में आए उसका उत्तर लिखने के लिए यह वीडियो, इस वीडियो का यह जो पार्ट है महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एसआरसी का मतलब होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका स्थापना हुई है 1953 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे फजल अली और इसमें जो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय एक कमेटी थी फजल अली की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी और सिफारिश क्या किया? इस कमेटी ने सरकार को क्या सुझाव दिया? पेपर में क्वेश्चन आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। इस कमेटी ने सरकार को सुझाव कब दिया? तो 1955 में दिया। इसकी सिफारिशें क्या थी? इस कमेटी ने सिफारिश किया सरकार से कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। मतलब राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए और उसी भाषा के आधार पर जो उस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो अगले ही वर्ष यानी कि 1956 में संसद से यह अधिनियम पास हो गया। संसद ने इसके विषय में कानून बना दिया कब? 1956 में। पेपर में क्वेश्चन आएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? अधिनियम मीन्स कानून, एक्ट, तो 1956 में। और इस अधिनियम के आधार पर भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है, अब बात करते हैं एसआरसी यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की पृष्ठभूमि क्या है? ये क्यों बनाना पड़ा? इसकी आवश्यकता देश को क्यों पड़ी? तो ये देखते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, जो आज कांग्रेस पार्टी है, आज़ादी से पहले यही पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1920 में नागपुर के अधिवेशन में यह स्वीकार किया था कि आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद पार्टी मुकर गई। यह कहा जाने लगा कि इससे देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हो सकता है कि खतरा पैदा हो, क्योंकि आज़ादी के ठीक बाद देश के सामने अन्य कई समस्याएँ थी। रजवाड़ों के विलय की समस्या थी, एक राष्ट्र निर्माण की समस्या थी, देश में लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या थी, आर्थिक विकास की समस्या थी। तो उसी समय भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने से पंडित नेहरू मुकर गए। उन्हें लगा कि देश को टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन उसी समय 1950 के बाद ही 1951 और 52 में ही मद्रास प्रांत जो है था, उस समय मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, उस समय का मद्रास प्रांत बच्चों बहुत बड़ा था। आप देख ले एक बार, उस समय का जो मद्रास प्रांत था, आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला दें और केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को भी ऐड कर दें, तो इस सब को मिलाकर था मद्रास प्रांत। तो बड़ा ही था एरिया। तो मद्रास प्रांत के जिन क्षेत्रों में तेलुगु भाषा बोली जाती थी, तो उन तेलुगु भाषा वाले एरिया को मिलाकर, उस इलाके को मिलाकर एक नए राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। मैंने लिख दिया है, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर एक नया राज्य बनाए जाने की मांग थी और वह आंदोलन तेज हो गया। आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ और गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु ने लगभग 55 दिनों तक भूख हड़ताल की और 56वां दिन उनकी मृत्यु हो गई। इससे विद्रोह भड़क उठा और देश में, खासकर दक्षिणी भाग में, हिंसक घटनाएं होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया और एक नए राज्य की घोषणा कर दी दिसंबर 1952 में। ठीक है, दिसंबर 1952 में ही जब पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई, उसके ठीक बाद पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। मतलब तेलुगु भाषी क्षेत्रों की जो मांग थी कि नया राज्य बनाया जाए, उनकी मांग मान ली इन्होंने। तो इस प्रकार देखा गया कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है,
तो ये तो घटना हो गई 1952 तक। 1952 में दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश की घोषणा हो गई और 2 हफ्ते बाद ही न्यू ईयर था 1953। तो 1953 में पंडित नेहरू ने ASRC यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी फजल अली के नेतृत्व में। और फजल अली ने 1955 में सरकार को रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए और अगले साल फिर 1956 में संसद से यह कानून पास हो गया। ठीक है, बात इतना ही तक नहीं रुकी, अब और भी नए राज्यों की मांग होने लगी, और भी नए राज्यों की मांग होने लगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो बन चुका था और कमेटी ने भी सुझाव दे दिया था कि भाषा के नाम पर राज्य बनने चाहिए, नए राज्यों का गठन होना चाहिए। तो नए राज्यों की मांग में बॉम्बे प्रांत और पंजाब प्रांत में उठने लगी। बॉम्बे प्रांत में जो आज का महाराष्ट्र है और गुजरात है, पहले दोनों मिलाकर एक बॉम्बे प्रांत था। तो भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग उठने लगी। मुंबई प्रांत जो आज का बॉम्बे है, मुंबई जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, तो वहाँ भी बंटवारा हुआ। मतलब मराठी भाषी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा जो बोलते हैं उनके लिए गुजरात। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बॉम्बे प्रांत 1 मई 1960 को इसका पुनर्गठन हुआ और महाराष्ट्र बन गया मराठी भाषा के लिए, गुजरात बन गया गुजराती भाषा के लिए। उसके बाद बारी है पंजाब प्रांत की। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा हिमाचल निकले और पंजाबी भाषी वालों के लिए पंजाब रह गया। ठीक है, उसके बाद देश में नए नए राज्यों का पुनर्गठन होता रहा। सबसे बड़ा पुनर्गठन 1972 में हुआ। असम से निकले मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर असम से ही निकले हैं 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। मिजोरम की कहानी हम सिलेबस में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस से कट है टॉपिक। और नागालैंड 1963। बच्चों यह क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। नागालैंड का क्वेश्चन बार बार आता है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई है, 1963 आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं पॉइंट इसमें। क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यूपी, बिहार और MP से एक एक राज्य निकले हैं सन 2000 में। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डेट वाइज। 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को यूपी से यानी उत्तराखंड और बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, उसी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है 2 जून 2014 को। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर से 2 UT बने हैं, कश्मीर और लद्दाख। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि देश में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, उनके नाम लिखें, कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान में अभी देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 में एक अथवा का प्रश्न है। प्रश्न है 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया को लिखें। यानी कि आज़ादी मिलते ही देश का विभाजन हो गया था, उस प्रक्रिया को लिखना है आपको। आइए इसकी बात कर लेते हैं। ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखना है आपको, लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के साथ ही 3 जून 1947 से ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यहाँ मैंने ब्रिटिश भारत इसलिए लिखा है कि 3 जून तक हम आज़ाद नहीं हुए थे। 3 जून 1947 तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त 1947 को। ठीक है बच्चों, और ब्रिटिश भारत का ही बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ, 2 राज्य बने, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के साथ ही 3 जून 1947 से ब्रिटिश भारत के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यह एक दर्दनाक तथा कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। ये पॉइंट नोटेड है, नोट करेंगे आप। धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया, मतलब यह था कि जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पाकिस्तान बनेगा और बाकी हिस्सा भारत कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस विभाजन में क्या क्या समस्याएं आई उनकी बात करते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में आने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं, आप लिख सकते हैं इस बात को। पहली समस्या भौगोलिक समस्या, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। संपूर्ण इंडिया में ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हों और वहां पाकिस्तान बनाया जाए। फिर भी 2 इलाके ऐसे थे जहां मुस्लिमों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक थी। एक इलाका पंजाब और दूसरा
पूर्वी बंगाल और असम का कुछ एरिया मिलाकर था। यह तय किया गया कि पाकिस्तान दो जगह बनेगा, एक का नाम होगा पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे का नाम होगा पश्चिम पाकिस्तान। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बच्चों, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की आबादी अधिक थी वो प्रत्येक एरिया, प्रत्येक लोग पाकिस्तान में शामिल होने को राजी नहीं थे। जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के हजारों लोग अपने नेता बदशाह खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कर रहे थे और वे पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। जबकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही जा रही थी। तो बदशाह खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, उनकी इस बात की अनदेखी की गई और उनके प्रांत को, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा सीमांत गांधी कौन थे या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो आपको लिखना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के बड़े नेता थे, गांधीवादी थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 3rd नंबर पॉइंट, पंजाब और बंगाल का धार्मिक आधार पर बंटवारा। अभी हमने बात की कि पाकिस्तान बनने थे पंजाब तरफ और एक पूर्वी बंगाल तरफ, तो इन दोनों राज्यों का धार्मिक आधार पर बंटवारा भी हुआ। वो कैसे देखते हैं। दोनों प्रांतों के कुछ क्षेत्रों में गैर मुस्लिम लोग भी थे जिनकी संख्या अधिक थी। मतलब इन दोनों प्रांतों में ऐसे भी लोग होंगे जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू होंगे या सिख होंगे, ईसाई होंगे, और वे दोनों प्रांत पाकिस्तान में आ रहे थे। इसलिए यह तय किया गया कि इन दोनों प्रांतों का बंटवारा भी होगा, वह भी धार्मिक आधार पर। मतलब उन प्रांतों के, पंजाब और बंगाल, तो पंजाब के पश्चिमी हिस्सों को कर दिया गया पश्चिम पाकिस्तान, और जैसे मैंने भी कहा कि पूर्वी बंगाल और असम के जो कुछ क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में जो हिंदू एरिया था उनको इंडिया में रखा गया, और उन्हीं पूर्वी बंगाल और असम के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक थी वे पूर्वी पाकिस्तान कहला गए। तो आप समझ लिए होंगे पंजाब और बंगाल का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ। ठीक है, इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, आज़ादी के दिन तक काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि वे भारत में हैं अथवा पाकिस्तान में। मतलब विभाजन की प्रक्रिया चलती रही, 70 दिनों तक चलती रही, और 15 अगस्त के दिन तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। लोगों को यह नहीं पता था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह जो ज़मीन है, ये मेरा घर है, मैं अभी पाकिस्तान में हूँ कि हिंदुस्तान में। तो समय लगा इसमें। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों की समस्या। इसमें आप लिख सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि जिधर पाकिस्तान बन रहा था और जिधर हिंदुस्तान था, दोनों तरफ के अल्पसंख्यक बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। जैसे पश्चिम पंजाब में जो पश्चिमी पाकिस्तान बनने जा रहा था, वहाँ के हिंदू सोचते थे कि उन्हें अपने घर अर्थात पाकिस्तान में रहने की सुविधा मिलेगी या नहीं। आप इसको ऐसे समझें, जो पश्चिम पाकिस्तान था यानी कि पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम पाकिस्तान बन रहा था, तो वहाँ भी कुछ हिंदू थे या सिख थे जो मुस्लिम नहीं थे, तो वे वहाँ अल्पसंख्यक हो गए। तो वे अपने ही घर में विदेशी हो गए थे, तो वे भी चाह रहे थे कि हम हिंदुस्तान चले जाएं, या यदि उनको वहीं रहने का मन था तो उनको यह असमंजस था, उनको यह डर था कि वे वहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना हुआ देश था। उसी तरह भारतीय हिस्से में जो मुस्लिम थे वो भी अल्पसंख्यक, तो उन्हें भी यह डर था कि हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारत में भी कुछ दल, कुछ दक्षिणपंथी पार्टियाँ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रही थी। तो इसलिए दोनों जगह, भारत में भी और पाकिस्तान तरफ भी, अल्पसंख्यक असमंजस में थे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रशासनिक एवं अन्य संपदा के बंटवारे की समस्या। बच्चों, विभाजन में सिर्फ भूमि, जनसंख्या का बंटवारा नहीं हुआ, सरकारी कार्यालयों के मेज, कुर्सी, टाइपराइटर, पंखे, स्टेशनरी के सामानों का बंटवारा हो गया, यहाँ तक कि सेना का बंटवारा हो गया, प्रशासनिक अधिकारियों का भी बंटवारा हो गया। और यह सब काम इतना आसान नहीं था।
तो भारत विभाजन से पहले किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर बच्चों नहीं हुआ था। ये थी विभाजन की प्रक्रिया, हमने आपको समझाया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में भी 2 क्वेश्चन हैं। पहले मैं उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ जो अथवा में है और बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। ये सैम्पल पेपर में भी है, यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा आपको, और प्री बोर्ड वाले एग्ज़ाम जो होंगे वहाँ भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी बात पहले करते हैं। क्वेश्चन है, गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के मुद्दे कौन कौन से हैं। मतलब यह हुआ कि देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, और उनके बीच कंपटीशन भी है, संघर्ष भी है, विचारधारा का अंतर भी है। इन सब के अलावा उन सभी पार्टियों में कुछ मुद्दों पर सहमति है। तो ये मुद्दे कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन को एक नए ढंग से भी पेपर में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन बनता है कि 1990 से या 1990 के बाद कई बार 1989 भी लिखा हुआ मिलता है। यह जो क्वेश्चन है आपके सेकंड बुक के सबसे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1989 के बाद या 1990 के बाद या 1990 के दशक से, ऐसा भी मिल गया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस पॉइंट को। 1990 के बाद या 1989 के बाद या 1990 के दशक से लिखा हुआ मिलता है। भारतीय राजनीति में आए मुख्य बदलावों की व्याख्या करें, या भारतीय राजनीति में आए नए बदलावों की व्याख्या करें भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसकी बात करते हैं। भारतीय राजनीति में 1990 के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहला है नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति पर सहमति यानी कि आर्थिक उदारीकरण पर सहमति। 1990 के दशक की शुरुआत से ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर माना जाता है। नई आर्थिक नीति और उदारीकरण की नीति पर सभी दलों में सहमति है, क्योंकि सभी दल इस बात से सहमत हैं कि बगैर आर्थिक उदारीकरण के, बगैर व्यापार के बढ़े देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। खासकर उस दौर में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में है और पूरा विश्व एक गांव का रूप लेने लगा है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि देश में आर्थिक उदारीकरण हो, और यह 1991 से चल भी रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। इस पर भी सहमति है। देश के शासन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि हुई है। कई प्रांतों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी हैं। केंद्र में गठबंधन की सरकारों में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। जैसे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में, संयुक्त मोर्चा की सरकार 1996 में, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड यानी कि 1998 और 1999 से लेकर 2004 तक, यूपीए फर्स्ट यानी कि 2004 से 2009 तक, यूपीए सेकंड 2009 से लेकर 2014 तक, एनडीए थर्ड यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक, और एनडीए फोर यानी कि 2019 से 2024 तक। सभी गठबंधन की सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी है। मतलब ये क्षेत्रीय दल जो हैं अपने राज्यों में भी सरकारें बनाते हैं, और केंद्र की सरकार में भी गठबंधन के तौर पर वहाँ भी इनकी हिस्सेदारी होती है, वहाँ भी भूमिका निभाते हैं। तो 1990 के दशक से देश में क्षेत्रीय दलों की, छोटे दलों की भूमिका बढ़ी है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है इसमें पॉइंट नंबर 3, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एवं सामाजिक दावों की स्वीकृति पर सहमति। मतलब देश में 1990 के बाद, 1991 के बाद या 1990 के दशक से पिछड़ी जातियों के राजनीतिक सामाजिक दावों की स्वीकृति पर सहमति बनी है। इसको छोटे सेंटेंस में समझें, पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर भी सहमति। बात करते हैं इसके बारे में। अधिकांश राजनीतिक दल यह मानने लगे हैं या यह मानते हैं कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के बगैर देश का विकास अधूरा रहेगा, क्योंकि समाज में पिछड़े समुदाय की आबादी सबसे ज़्यादा है। इस समय पिछड़े समुदाय की, पिछड़े वर्गों की आबादी लगभग 55% के आसपास है। चूँकि 1978 में इनकी आबादी 52% थी, तो उम्मीद है कि इस समय 55 से पार कर गई होगी। तो आधे से अधिक जनसंख्या की विकास जब नहीं होगा तो देश का विकास अधूरा माना जाएगा। अधिकांश राजनीतिक दल इस बात से सहमत भी हैं
यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि ओबीसी को भी सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। ओबीसी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए 1993 से सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलने लगा है और इससे सभी पॉलिटिकल पार्टियां सहमत हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट है विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर पर सहमति। 1990 के दशक से देखा गया है कि अलग अलग विचारधारा होते हुए भी राजनीतिक दल गठजोड़ करके गठबंधन करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार का गठन करने लगे हैं। जैसे 1989 में सरकार जो बनी थी राष्ट्रीय मोर्चा की, इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों समर्थन दे रहे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस राकपा की जो सरकार है, इसमें शिवसेना का जो विचारधारा है हिंदुत्व वाली है और कांग्रेस सेकुलर है, इनकी सरकार बनी है क्योंकि ये विचारधारा को त्याग कर कार्य करने पर जोर दिए हैं। अब एनडीए की बिहार इकाई को देख सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की छवि सेकुलर है, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और भाजपा की छवि हिंदुत्व वाली है। तो दोनों अपनी अपनी विचारधारा को छोड़ते हुए कार्यसिद्धि पर जोर देकर सरकार का निर्माण करने लगे हैं। बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जब से एलपीजी आया है, अब उन्हीं का अस्तित्व बना रह सकता है जो योग्यतम हैं। योग्यतम के अस्तित्व की बात होगी। जो अपने आप को श्रेष्ठ कहेंगे उनका अस्तित्व रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। यह क्वेश्चन कहता है कि NDA 3 और NDA 4 में जो विकास योजनाएं हैं उनके नाम बताए गए हैं, पूछे गए हैं। यानी कि मोदी गवर्नमेंट जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कौन कौन सी विकास की योजनाएं आई है उसकी बात करनी है। तो भारतीय राजनीति में NDA 3 और NDA 4 के दौरान विकास की योजनाओं के नाम ये हैं, आप देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया आया 21 अगस्त 2014 को। PM जनधन योजना है, PM जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को है। स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को है। इंद्रधनुष मिशन 25 सितंबर 2014 को है। उजाला योजना 1 मई 2015। PM आवास योजना 17 जून 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। PM फसल बीमा योजना 13 जून 2016। उसके बाद सेतु भारत योजना है 4 मार्च 2016। PM जन आरोग्य योजना है 23 सितंबर 2018 और उम्मीद योजना 2019 का है। जल जीवन मिशन है 15 अगस्त 2019। बच्चों, आप इसके नाम लिख लेंगे और उसके नीचे लिखेंगे इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, किसानों, नवयुवकों, मजदूरों और कमज़ोर वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। और NDA सरकार का एक नया नारा है, नया स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्यारे बच्चों, सैम्पल पेपर समाप्त हो गया है। 3 वीडियो मिलाकर हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।